जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत सरकार ने डिफेंस बजट में 44,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर अब 2,25,000 करोड़ रुपए यानी कि $25.5 बिलियन हो गया। इस बढ़ोतरी का मतलब साफ है कि भारत अब सख्त आधुनिकरण और हथियार खरीद की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस अतिरिक्त बजट को तीनों सेनाओं में कैसे बांटा जाए। जहां तक दोस्तों मुझे लगता है उसमें इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 20 से 22,000 करोड़ रुपए देने चाहिए तेजस, EMC, राफेल और अस्त्र मार्क 2 जैसी परियोजना के लिए। इंडियन आर्मी को 10 से 12,000 करोड़ रुपए देने चाहिए FICV, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और ड्रोन सिस्टम के लिए। तो नौसेना को 10 से 11,000 करोड़ रुपए देने चाहिए, जिसमें कि सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, TEDBF और AIP सबमरीन प्रोजेक्ट शामिल है। इस बढ़े हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर से भारत में राफेल की असेंबली और HAL में Su-57 की असेंबली की संभावनाएं भी मजबूत होने लगी है और इससे स्वदेशी निर्माण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बहुत मजबूती मिलेगी। यहाँ पर बात साफ हो जाती है कि ये बढ़ा हुआ पूंजीगत जो बजट है वो केवल खरीदारी का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत की भविष्य की रक्षा ताकत और आत्मनिर्भरता का संकेत है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि R&D पर भी बजट लगाना चाहिए, क्योंकि वो ही काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वह रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफलों के लिए एडवांस नाइट साइट खरीदने का 659.47 करोड़ रुपए का समझौता किया है। और ये करार जो है वो MKU और MS मेडबिट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है। और ये नाइट साइट सैनिकों को SIG 716 असॉल्ट राइफलों की पूरी मारक क्षमता का उपयोग करने में मदद करेगी। इस नाइट साइट की मदद से सैनिक 500 मीटर के लक्ष्यों को रात में सिर्फ तारों की रोशनी में भी देखकर निशाना साध सकते हैं। ये तकनीक पुराने पैसिव नाइट साइट से कई बेहतर है और ये खरीद दोस्तों बाय इंडियन IDDM श्रेणी के तहत की गई है, जिसमें 51% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत ने अपने तेजस मार्क 2 को इतना आधुनिक बनाने पर काम शुरू कर दिया है कि ये फाइटर जेट दोस्तों इसका जो कॉम्बैट रेडियस और फेरी रेंज है वो अपने कॉम्पिटिटर से सबसे ज्यादा होगी, जिससे कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक के इलाकों में आसानी से काम कर पाएंगे। कॉम्बैट रेडियस का मतलब है यानी कि फाइटर जेट की बिना ईंधन भरे कितनी दूरी तय करके दुश्मन पर हमला कर लौटने की क्षमता होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि HAL का तेजस मार्क 2 इस मामले में साफ ग्रिपिन E और JF-17 जैसे विदेशी विमानों से काफी आगे है। हालांकि तेजस परिवार की अपनी खासियतें रही हैं, जैसे कि डेल्टा विंग डिजाइन, पावरफुल GE F404 और F414 इंजन और इसकी कम लॉजिस्टिक जरूरतें इसे एक संतुलित और भरोसेमंद फाइटर जेट बनाती है। जहां तक दोस्तों ग्रिपिन E की बात की जाए तो इसका कॉम्बैट रेडियस 593 नॉटिकल माइल्स है, तो तेजस मार्क 2 का है 647 नॉटिकल माइल्स। मतलब साफ है कि तेजस मार्क 2 का कॉम्बैट रेडियस ग्रिपिन E से ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा दूरी तक मिशंस कर सकता है। और इवन यहाँ पर तेजस मार्क 1 की बात की जाए तो उसका कॉम्बैट रेडियस JF-17 और F-16 इन दोनों से बेहतर है। इससे इंडियन एयरफोर्स को चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर मजबूत बढ़त मिलती है। मतलब तेजस मार्क 2 और मार्क 1 सिर्फ भारत के लिए फाइटर जेट नहीं बल्कि आत्मनिर्भर आकाश का प्रतीक बन रहे हैं, जहां स्पीड, ताकत और दूरी सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। हालांकि इंजन यहाँ पर एक उदाहरण हो सकता है जो कि अभी हमारा नहीं है। वहीं पुणे स्थित हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि HEMRL ने आज भारतीय नौसेना को 5 प्रकार के स्वदेशी पायरो कार्टेजेस सौंपे हैं, जो कि पानी के नीचे इस्तेमाल होने वाले खास अंडर वाटर ऑर्डिनेंस है। दोस्तों ये जो पायरो कार्टेजेस है ये काफी छोटे होते हैं लेकिन बेहद तकनीकी उपकरण है, जो कि पनडुब्बियों और टॉर्पीडो सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। इसके जरिए दोस्तों साइलेंट तरीके से लॉन्चिंग की जाती है, इमरजेंसी एस्केप किया जाता है, सिग्नलिंग या फिर काउंटर मेजर्स छोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि HEMRL ने प्राइवेट सेक्टर के साथ डिफेंस कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर इसे तैयार किया है। इसमें दोस्तों ये जो 5 प्रकार हैं उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 है, जिनका अपना अपना अलग मैकेनिज्म होगा। इनकी खासियतों की बात की जाए तो 300 मीटर गहराई तक भरोसेमंद साबित हो सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के बदलाव में भी स्थिर रहेंगे, 15 साल तक की शेल्फ लाइफ होगी, इको फ्रेंडली है और विदेशी कार्टेजेस से बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। भारत के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चाइना की 70 से ज्यादा पनडुब्बियों के मुकाबले भारत के पास सीमित संख्या में सबमरीन्स है। ऐसे में ये स्वदेशी सिस्टम कलवरी क्लास और भविष्य की AIP सबमरीन्स पर लगाकर भारत की साइलेंट स्ट्राइक क्षमता और सर्वाइवल रेंज दोनों को बढ़ा देंगे। दोस्तों वहीं कल खबर आई थी कि DRDO अब अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल की रेंज को 200 किलोमीटर बढ़ाने वाला है। पहले इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक मानी जा रही थी, लेकिन अब ये जो नया अपग्रेड है वो इसे चाइना की PL-15 जैसे मिसाइलों के लेवल पर या फिर उससे आगे पहुंचा देगा। और इंडियन एयरफोर्स करीबन 700 अस्त्र मार्क 2 मिसाइलें अपने Su-30 MKI और तेजस पर लगाने की योजना बना रही है। यहाँ पर दोस्तों अस्त्र मार्क 2 इसलिए भी खास हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इसका डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर। इसमें पहला पल्स दोस्तों मिसाइल को तेज गति से लॉन्च करता है, जबकि दूसरा पल्स उसे टारगेट के पास तक हाई स्पीड बनाए रखने में मदद करता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो चाइना की PL-15 और अमेरिका की AIM-120D AMRAAM मिसाइलों में भी है। अब ऐसे में यहाँ DRDO इसकी रेंज को किस तरीके से बढ़ा रहा है, जिसमें कि नई हाई एनर्जी या फिर
मेटलाइज्ड फ्यूल टेक्नोलॉजी से मिसाइल को ज्यादा थ्रस्ट और लंबी उड़ान दी जाएगी। इससे रेंज भी बढ़ेगी, वो भी मिसाइल का साइज बड़ा किए बिना। इवन दोस्तों हवा के कम घर्षण यानी कि ड्रैग और बेहतर गैस प्रभाव के लिए नोजल का डिजाइन इसका बदला जा सकता है। इससे फ्यूल एफिशिएंसी और स्पीड दोनों बढ़ेंगी। इवन यहाँ पर ट्रिपल पल्स मोटर की भी बात आ रही है। इवन दोस्तों यहाँ पर शायद DRDO ट्रिपल पल्स मोटर का इस्तेमाल कर सकते, यानी कि एक तीसरा बूस्ट स्टेज जोड़कर मिसाइल को लंबा उड़ान समय दिया जा सकता है। हालांकि तकनीकी रूप से काफी कॉम्प्लेक्स है और 2027 की डेडलाइन को भी आगे बढ़ा सकता है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो मिसाइल का डायमीटर या लंबाई थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि चाइना ने अपनी PL-15 में किया। पर DRDO इसे हल्का और तेज रखने पर जोर दे रहा है ताकि तेजस जैसे हल्के फाइटर्स में ये फिट हो सके। और अगर ये सब कुछ सफल होता है तो अस्त्र मार्क 2 भारत की सबसे लंबी दूरी वाली एयर टू एयर मिसाइल बनेगी। वहीं दोस्तों भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र के तहत लंबी दूरी तक देखने वाले ओवर द हॉराइजन यानी कि OTH रडारों की तैनातगी तेज कर दी है। इस मिशन का लक्ष्य 2035 तक AI बेस्ड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है, जो दुश्मन के हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और स्वार्म ड्रोन्स जैसे खतरों को पहले पहचान लेगा। इजरायली कंपनी IAI ने भारत को अपना एक आधुनिक ELM-2040 ओथ बी रडार भी ऑफर किया है, जो 1000 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्यों को पकड़ सकता है। और ये रडार आकाश की परत यानी कि आयनोस्फेयर से सिग्नल उछालकर धरती के पार देख सकता है, जिससे पहाड़ी और समुद्री इलाकों में भी खतरे पहले से देखे जा सकते हैं। ये सिस्टम दोस्तों भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण भी और फायदेमंद भी होगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर भारत के लिए शुरुआती चेतावनी काफी जरूरी है। मिसाइल और जेट को बहुत पहले ये ट्रैक कर पाएगा और आकाश NG और S-400 जैसे सिस्टम को समय रहते अलर्ट भेज देगा। और मिशन सुदर्शन चक्र 2 चरणों में चलेगा। पहले फेज में रडार और मिसाइल इंटरसेप्शन नेटवर्क बनेगा। दूसरे फेज में नियर स्पेस हथियार और AI कंट्रोल इसमें जोड़े जाएंगे। वहीं इजराइल का ऑफर दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और 60% स्वदेशी निर्माण का भी है इस प्रोजेक्ट के लिए, जिससे कि DRDO भविष्य में अपना ओथ रडार बना सकता है या एक अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रणाली बना सकता है। वहीं दोस्तों DRDO ऑप्टोनिक शील्ड बनाने पर काम कर रहा है। ऑप्टोनिक शील्ड DRDO द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल हेमिस्फेरिकल डिफेंस प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और अन्य हवाई खतरों की अर्ली वार्निंग और रियल टाइम ट्रैकिंग करना है। इस सिस्टम की कुछ खास विशेषताएं भी हैं, जैसे कि सेंसर स्टेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, नेटवर्क डेटा प्रोसेसिंग और अतिरिक्त सुरक्षा। इसके जरिए दोस्तों संवेदनशील आधारों और कमांड सेंटर्स की सुरक्षा हो पाएगी। रियल टाइम में बॉर्डर और एयर स्पेस पर नजर रखी जाएगी। आधुनिक हवाई खतरों और ड्रोन हमलों का मुकाबला किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि 2026 तक इसका फील्ड इंटीग्रेशन और परीक्षण किए जाने की योजना है। वहीं भारतीय वायुसेना ने बात तो साफ कर दी है कि भले ही हम रशिया से 5 अतिरिक्त S-400 की स्क्वाड्रन्स खरीद रहे हैं, लेकिन इससे प्रोजेक्ट कुशा प्रभावित नहीं होगा। दोनों सिस्टम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ना कि कॉम्पिटिटर। यहाँ पर इसका स्ट्रैटेजिक महत्व भी है दोस्तों, क्योंकि S-400 को आप तुरंत तैनात कर सकते हो। कुशा लॉन्ग टर्म परियोजना है भारत की। दोनों ही मिलकर भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को मजबूत करते हैं। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए एक स्टेटमेंट भी दिया है, जिसमें कहा है उन्होंने कि प्रोजेक्ट कुशा विल सिट अबव द S-400 सिस्टम एंड विल हैव बेटर कैपेबिलिटीज इन पर और बेटर देन S-500 सिस्टम। ये बयान केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक आत्मविश्वास का भी संकेत है। मतलब भारत केवल खरीदार ही नहीं रहना चाहता, बल्कि हाई एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का निर्माता बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग अब एक नए लेवल पर पहुंच गया। अब रॉयल एयरफोर्स के पायलट भारत की वायुसेना के सबसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्र TACD यानी कि टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में प्रशिक्षण लेंगे। ये वही संस्था है जहां इंडियन एयरफोर्स के सबसे कुशल 1% पायलटों को एडवांस हवाई युद्ध और प्रिसीजन स्ट्राइक की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये पहल हाल ही में हुई हाई लेवल मुलाकातों के बाद सामने आई है। इस मुलाकात में भारत अपने एक्सपीरियंस इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स को RAF कैडेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी भेजेगा और बदले में RAF के पायलट TACD में प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। और ये साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ज्यादा मजबूत हुई है। दोनों देशों के बीच अब संयुक्त सैन्य अभ्यास, ड्रोन और साइबर डिफेंस जैसी तकनीक में भी सहयोग बढ़ेगा। वहीं दोस्तों DRDO के चेयरमैन ने कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में अकॉस्टिक रिसर्च शिप के की लेइंग का शुभारंभ किया। ये GRSC द्वारा नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफी लेबोरेटरी कोच्चि के लिए बनाया जा रहा है। ये जहाज अकॉस्टली साइलेंट यानी कि बहुत ही कम पानी के अंदर शोर करने वाला होगा। देश में पहली बार ऐसा साइलेंट क्लास का शिप बन रहा है। इस जहाज की मदद से वैज्ञानिक और नौसेना विशेषज्ञ अकॉस्टिक मॉडल्स यानी कि ध्वनि उपकरण तैनात कर सकते हैं, समुद्र की साउंड वेलोसिटी प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं, समुद्री डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और पानी के नीचे लगे सिस्टम यानी कि अंडर वाटर मूड सिस्टम को भी ऑपरेट कर पाएंगे। इसके अलावा जहाज में मून पूल, गोंडोला, ड्रॉप कील जैसी विशेष परीक्षण सुविधाएं होंगी और इसमें सी ट्रायल्स के लिए आधुनिक ऑन बोर्ड हैंडलिंग इक्विपमेंट भी लगाए जाएंगे। वहीं दोस्तों भारतीय कंपनी बॉर्नवी एरो ने भारत का पहला 60 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इस ड्रोन ने 20 किलो का सामान लेकर 75 मिनट तक उड़ान भरी। ये उपलब्धि दिखाती है कि बॉर्नवी एरो भारी वजन उठाने वाला यानी कि हैवी लिफ्ट UAV के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।